स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। मन की बात मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 106वीं कड़ी थी। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने लोगों से वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने का आग्रह किया। पीएम ने कहा, इससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। देश में हुई खादी के रिकॉर्ड बिक्री का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी बिक्री बढ़ने का अर्थ है शहर से लेकर गांव के अलग अलग वर्गों में इसका फायदा बुनकर, हस्तशिल्प के कारीगर, किसान, आयुर्वेदिक पौधे लगाने वाले कुटीर उद्योग आदि तक पहुंचना। पीएम मोदी ने देशवासियों से पर्यटन और तीर्थाटन के दौरान प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से अपने बजट के अनुसार स्थानीय उत्पादों पर खर्च करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नारी शक्ति के सामर्थ्य की जमकर प्रशंसा की। पीएम ने कहा, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के विजन के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों को उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर नमन किया। मन की बात में पीएम मोदी ने बताया कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मेरा युवा भारत संगठन की नींव रखी जाएगी, जिससे युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और राजस्थान के आदिवासी और वंचित समुदायों के जीवन में विशेष महत्व रखने वाले गोविंद गुरु जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने राजमोहिनी देवी और रानी कमलापति जैसी वीरांगनाओं की गाथाओं का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश अभियान की सफलता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अमृत कलश यात्राओं के दौरान सामुदायिक सेवा की अद्भुत मिसाल देखने को मिली। 15 नवंबर को देश के महान सपूत, महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीएम मोदी ने संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण में अहम योगदान निभाने वाले भगवान बिरसा मुंडा के साहस और संकल्प पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन करने पर उन्हें बधाई दी। बर्लिन में हुए स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों की सफलता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज का मुकाबला कर रहे बच्चों और परिवारों को भी प्रेरित करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार से लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विशेष तैयारियां की जा रही है। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान लेह में सांस्कृतिक उत्सव में राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज इंदौर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। अमित शाह ने आज भोपाल स्थित राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अमित शाह खजुराहो में भाजपा की सागर संभागीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं रीवा जिले में भी रीवा और शहडोल संभागीय बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह इसके साथ ही उज्जैन में एक जनसभा को संबोधित करने के साथ उज्जैन संभागीय बैठक में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में ताकत झोंकने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जेपी नड्डा डोंगरगढ़ विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं खैरागढ़ में रथ यात्रा में शामिल होंगे। इसके साथ ही पंडरिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजनांदगांव और कवर्धा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में जनसभा को संबोधित किया था। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों का प्रचार तेजी से जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे संगारेड्डी और मेडक जिला में चुनावी रैलियां करेंगे। निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा 40% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को घर से या डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई है।
आयोग ने यह सुविधा अनुपस्थित मतदाताओं को भी विकल्प के रूप में दी है। अनुपस्थित मतदाता को डाक मतपत्र का प्रयोग करने के लिए मतदान अधिकारी को आवेदन करना होगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। 30 और 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर आयोजित कार्यक्रम में 20,000 से अधिक अमृत कलश यात्रियों होंगे शामिल। गुजरात के गांधीनगर से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 75 कलश वाहन दिल्ली के लिए रवाना हुए। गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल कार्यक्रम में शामिल हुए। गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत मध्य प्रदेश के रीवा से अमृत कलश लेकर यात्रियों का जत्था नई दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचा। मध्य प्रदेश के रीवा से अमृत कलश लेकर आए यात्रियों ने इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। केंद्र शासित चंडीगढ़ से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत यात्रियों का एक विशेष दल ट्रेन के माध्यम से अमृत कलश लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। चंडीगढ़ के अमृत कलश यात्रियों ने कहा कि इस अभियान में भाग लेकर वे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। केंद्र शासित राज्य लद्दाख से अमृत कलश को हवाई जहाज के माध्यम से यात्रियों का एक दल दिल्ली लाया। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया। केंद्र शासित राज्य लद्दाख से अमृत कलश लाए यात्रियों ने कहा कि उन्होंने पूरे राज्य से घर घर जाकर लोगों से अमृत कलश में पवित्र माटी का संकलन किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश लेकर यात्रियों का जत्था नई दिल्ली पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ से आए यात्रियों के दल में ज्यादातर नेहरू युवा केंद्र से जुड़े युवा हैं। छत्तीसगढ़ से आए यात्रियों के दल का दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। यात्रियों ने इस विशेष अभियान के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के मापुटो में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पारंपरिक नृत्य के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री मोजाम्बिक के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर इंडी गठजोड़ का पीएम कैंडिडेट बनाने की जेडीयू ने कवायद तेज कर दी है। पटना में जेडीयू के 200 विधायकों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब के रूपनगर में बुजुर्ग मां के साथ मारपीट करने वाले वकील को पुलिस ने धर दबोचा है। वहीं रोपड़ बार एसोसिएशन ने उसकी मेंबरशिप भी रद्द कर दी। साथ ही बार काउंसिल से उसका लाइसेंस रद्द करने की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में काठ बाजार इलाके में आग लगने से लगभग 2 दर्जन दुकानें जलकर बर्बाद हो गई। गुजरात के वडोदरा में शनिवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री मुजापारा महेंद्र भाई ने 67 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। पहाड़ों की रानी शिमला में मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। शिमला में बदली छाई रही, हालांकि वायु प्रदूषण शहर में बढ़ रहा है। कर्नाटक के हुबली में शनिवार को लोगों ने मशहूर ग्लास हाउस पार्क में वाल्मीकि प्रतिमा पर माला चढ़ाकर महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई। महर्षि वाल्मीकि जयंती के आयोजन के लिए उचित व्यवस्था नहीं करने पर वाल्मीकि समुदाय ने हुबली धारवाड़ नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन श्री राम मंदिर का जायजा भी लिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सामान्य प्रशासन विभाग ने सार्वजनिक शिकायतों के निस्तारण और विकास गतिविधियों का जायजा लेने के लिए जनता दरबार लगाया। जेडी के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा ने दरबार की अध्यक्षता की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में 13 देशों के विदेशी कलाकारों ने दिखाई विदेशी संस्कृति की झलक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने 50 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपी भी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस के मुताबिक ओडिशा से गांजा लाया जा रहा था, जिसे एक ट्रक और एक स्कॉर्पियो कार से लाया जा रहा था। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को फलों से सजाया गया है। गुरु रामदास जी की जयंती के मौके पर लाखों लोगों ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में शनिवार को लोगों ने पैलेस परिसर में मेरा हो चोंगबा महोत्सव मनाया। इस दौरान राज परिवार के लोग भी मौजूद रहे।
दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती वर्ष पर रन फॉर यूनिटी हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। भाजपा नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से 21 किलोमीटर लंबी हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में वर्ष 2023 के अंतिम चंद्र ग्रहण के बाद महाकालेश्वर मंदिर में पवित्र नदियों के पानी का छिड़काव किया गया। दिल्ली में जहरीली हवा का स्तर दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है। आज सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 309 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी है। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक जल्द हासिल होंगे। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केरल के एर्नाकुलम में कलामसेरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में जोरदार धमाका हुआ। जानकारी के अनुसार इस कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं कई लोगों के घायल होने की खबर है। केरल के एर्नाकुलम में हुए धमाके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात कर हादसे की जानकारी ली। प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने को लेकर सरकार ने एक और कदम उठाया है। निर्यात होने वाले प्याज का मूल्य सरकार ने तय किया है। प्रति मीट्रिक टन इसकी कीमत अब 800 अमेरिकी डॉलर की होगी, यानी निर्यात के लिए सरकार ने 67 रुपये प्रति किलो का मूल्य तय किया है। ये कीमत 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। वहीं सरकार 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज बफर स्टॉक के लिए खरीदेगी। बफर स्टॉक के लिए 5 लाख टन पहले ही खरीदारी कर चुकी है। ये सभी प्रयास घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे हैं। कोयला मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग से कोयले की बुनियादी ढांचा क्षेत्र के तहत वर्गीकृत करने के बारे में विचार करने का अनुरोध किया है। इससे वाणिज्यिक कोयला खदानों में के वित्त पोषण में मदद मिलेगी। कोयला मंत्रालय ने कहा, बैंकों ने कोयला खदानों को वित्त पोषित करने की इच्छा व्यक्त की है। इसके लिए उन्होंने परियोजना व्यवहार्यता और इक्विटी निवेश को विस्तृत व्यावसायिक योजनाओं के माध्यम से प्रदर्शित करने की शर्त रखी है। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल की इस साल दिसंबर में 4G सेवा की शुरुआत की योजना है। बीएसएनएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने शनिवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि छोटे स्तर पर शुरुआत करने के बाद कंपनी इसे अखिल भारतीय स्तर पर अगले साल जून तक लागू कर देगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के नतीजे का ऐलान कर दिया है। जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 17,394 करोड़ रुपए रहा। यह पिछले वर्ष पहले की समान तिमाही की तुलना में 27% अधिक है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 20 अक्टूबर को समाप्त हफ्ते में 2.36 अरब डॉलर घटकर 583.53 अरब डॉलर रह गया। इससे पिछले हफ्ते देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 1.153 अरब डॉलर बढ़कर 585.895 अरब डॉलर हो गया था। सरकारी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 4,726.4 करोड़ रुपए का सकल शुद्ध लाभ कमाया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 3,417.67 करोड़ रुपए की तुलना में 38.3% अधिक है। सेबी ने नियामकीय मानकों का उल्लंघन करने पर शेयर प्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों समेत 13 लोगों पर कुल 33 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 8,243.55 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 17% बढ़कर 402 करोड़ रुपए हो गया है। एक साल पहले की समान तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 343 करोड़ रुपए था। निजी क्षेत्र के यस बैंक ने कहा कि उसने परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी जैसी फ्लावर्स एआरसी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 9.9% कर लिया है। आईडीएफसी बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023 के सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में 751 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 35% की वृद्धि दर्शाता है। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष भीषण होता जा रहा है। इजरायल ने गाजा में जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस संघर्ष का दूसरा चरण शुरू हो गया है। यह चरण यकीनन लंबा और मुश्किलों भरा होगा, लेकिन हमारी सेना पीछे नहीं हटेगी। हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा मकसद हमास की बर्बादी और बंधकों को सकुशल छुड़ाना है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक दुश्मन के इलाके में लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उनकी सरकार और जनता उनके साथ है। गाजा में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। भोजन, पानी, ईंधन और दवाओं की कमी के बीच गाजा वासियों की हालत और भी बदतर हो गई जब शुक्रवार की रात को फोन और इंटरनेट सेवा ठप हो गई। इस बारे में इजरायल के मुख्य सैन्य प्रवक्ता ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि उनकी सेना की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी सेना को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें स्थायी या अस्थायी रूप से जो भी करना पड़े वे करेंगे, और इसके आगे उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। रात को सेलुलर सेवाएं बंद होने के बाद रात भर भारी बमबारी हुई। गाजा पट्टी में स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि आतंकवादियों को खत्म करने के इजरायल के अभियान में अब तक 7,650 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल के जनरल स्टाफ के प्रमुख हर्जी हलेवी ने कहा कि सेना गाजा में हमास के साथ अपने युद्ध के एक नए चरण की ओर बढ़ रही है। वहीं जमीनी बलों ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपनी बमबारी जारी रखी है। इटली की राजधानी रोम में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने रैली निकाली। इस दौरान लोग ऐतिहासिक कोलोसियम के पास इकट्ठा हुए। जर्मनी के बर्लिन में फिलिस्तीनियों के समर्थन में हजारों लोगों ने मार्च निकाला। लोग बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के झंडों के साथ नारेबाजी करते दिखे। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी हजारों लोगों ने फिलिस्तीनी के समर्थन में रैली निकाली। लोग गाजा में युद्ध विराम की मांग करते नजर आए। शांति के लिए यूक्रेन की योजना पर वार्ता शनिवार को माल्टा में शुरू हुई, जिसमें 65 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया। हालांकि इसमें रूस को शामिल नहीं किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की द्वारा प्रस्तावित 10 सूत्रीय शांति योजना में यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की बहाली, रूसी सैनिकों की वापसी, खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा, परमाणु सुरक्षा और सभी कैदियों की रिहाई का आह्वान शामिल है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस की वायु रक्षा प्रणालियों ने क्रीमिया प्रायद्वीप के पास काला सागर के ऊपर यूक्रेन द्वारा लॉन्च किए गए 36 ड्रोनों को रातों रात नष्ट कर दिया है। मेक्सिको के तटीय शहर अकापुल्को में आए तूफान ओटिस से हुई तबाही के बाद मैक्सिकन नेशनल गार्ड के सैनिकों ने सड़कों से मलबा हटाना शुरू कर दिया है। सैनिकों ने अकापुल्को की सड़कों से घरों, दुकानों और इमारतों के अवशेषों को साफ करना शुरू कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अकापुल्को में तबाही मचाने वाले तूफान ओटिस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। ओटिस में हुई तबाही की लागत अरबों डॉलर आंकी गई है और 8,000 से अधिक सशस्त्र बलों के सदस्यों को राहत और बचाव के लिए भेजा गया है। अमेरिका के डेट्रॉइट में 3 बड़ी ऑटो कंपनियां फोर्ड, जीएम और स्टेलेंटिस के ऑटो कर्मचारी अपनी यूनियन यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स के नेतृत्व में 44 दिनों से हड़ताल पर थे। यूनियन ने कहा कि सभी कर्मचारी जल्द ही अपने काम पर लौट आएंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पहुंचे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल के निमंत्रण पर नेपाल की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर काठमांडू पहुंचे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज कर दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी जमाते इस्लामी ने के गाजा मार्च की तैयारी कर रहे कुछ स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। आज भारत और इंग्लैंड वनडे विश्व कप के 29वें मैच में आमने सामने होंगे। दोनों टीमें लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भिड़ेंगी। मौजूदा विश्व कप टीम इंडिया का सफर शानदार रहा है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अजेय बनी हुई है। अंक तालिका में 5 मैचों में भारत के 10 अंक हैं। मौजूदा विश्व कप में इंग्लैंड की टीम ने अभी तक सिर्फ एक ही मैच में जीत हासिल की है और 4 मैच में हार का सामना किया है। इंग्लैंड की टीम इस विश्व कप में हार के क्रम को तोड़ने के इरादे से मैदान में उतरेगी। वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रन से हरा दिया। रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीत के लिए मिले 389 रन के लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई न्यूजीलैंड।
रोमांचक मैच में न्यूजीलैंड की टीम को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 6 रन की जरूरत थी, लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन छक्का नहीं लगा सके और ऑस्ट्रेलिया ने 5 रन से मैच अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने 109 रन और डेविड वार्नर ने 81 रन की पारी खेली। यह ऑस्ट्रेलिया की चौथी जीत है, जबकि न्यूजीलैंड की दूसरी हार। न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंद्र ने 116 रन बनाए, जेम्स नीशम ने 58 और डेरियल मिचेल ने 54 रन की पारी खेली। जॉर्ज हेजलवुड और पैट कमिंस को 2-2 विकेट मिले। ग्लेन मैक्सवेल ने 1 विकेट लिया। वनडे विश्व कप में कल खेले गए दिन के दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड ने बांग्लादेश को 87 रन से हरा दिया। इस विश्व कप में ये नीदरलैंड की दूसरी जीत है। मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी नीदरलैंड्स की टीम ने अपने सभी विकेट गंवाकर 229 रन बनाए थे। लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश की टीम 142 रन पर सिमट गई और 87 रन के बड़े स्कोर से मैच हार गई। नीदरलैंड्स की ओर से कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने सर्वाधिक 68 रन बनाए, वहीं बर्रेसी ने 41 रन का योगदान दिया। बांग्लादेश की ओर से मुस्तफा फिजूर रहमान और मेहदी हसन ने 2-2 विकेट झटके। बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन मिराज ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए। महमूदुल्लाह और मुस्तफिजुर रहमान ने 20-20 रन बनाए। इनके अलावा बांग्लादेश के लिए कोई भी बल्लेबाज 20 से अधिक रन नहीं बना पाया। प्रो टेनिस लीग का आयोजन दिल्ली के आर.के. खन्ना स्टेडियम में 6 से 10 दिसंबर के बीच होना है। लीग में शामिल खिलाड़ियों की नीलामी शनिवार को संपन्न हुई। हाई ऑक्टेन एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म ध्रुव नटचरितम अध्याय एक युद्ध कांड फिल्म 26 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 1984 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई गैस ट्रेजेडी पर आधारित यशराज फिल्म्स की पहली वेब सीरीज द रेलवे मैन का टीजर रिलीज हो गया है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार एक्शन थ्रिलर फिल्म साइको में काम करते नजर आएंगे। मोहित सूरी इस फिल्म को निर्देशित करेंगे। साइको की शूटिंग 2024 की शुरुआत में शुरू होगी। वेब सीरीज चांद चकोर का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। यह सीरीज एवियन फिल्म्स OTT पर 10 नवंबर को रिलीज होगी। कंगना रनौत तनुवेट्स मनु 3 में काम करती नजर आ सकती हैं। कंगना रनौत की फिल्म तनुवेट्स मनु वर्ष 2011 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कंगना के ऑपोजिट आर माधवन नजर आए। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।